ग्लोबल सॉल्यूशंस न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय के जो प्रश्न बैंक बोर्ड ने जारी की है उसमें दिए प्रश्नों का अध्ययन यहाँ करेंगे। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न यहाँ दिया है, जजमानी व्यवस्था को समझाइए। मुगल काल में कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव के लोग उन्हें अलग अलग तरीक़ों से उनकी सेवाओं की अदायगी करते थे। इसे ही जजमानी प्रथा कहा जाता था या जजमानी व्यवस्था कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद काश्त और पाही काश्त किसे कहा जाता था? 17वीं सदी के ऐतिहासिक स्रोत दो प्रकार के किसानों की चर्चा करते हैं। पहला है खुद काश्त और दूसरा है पाही काश्त। खुद काश्त वह भूमि जिस पर भूमि का स्वामी स्वयं खेती करता था, अर्थात वे किसान जो उन्हीं गांव में रहते थे जहां उनकी स्वयं की ज़मीन होती थी, उन्हें खुद काश्त कहते थे। और दूसरा है पाही काश्त। ये जो होते थे किसान, ये खेतीहर थे जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे। ये लोग अपनी मर्जी से भी पाही काश्त बनते थे। विद्यार्थियों, 2 अंक के प्रश्न हैं ये, तो इनका उत्तर सीमित शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न है, जिन्स ए कामिल में कौन कौन सी फसलें शामिल थी? तो जिन्स ए कामिल में कपास, गन्ना, दलहन, तिलहन, पोस्त जैसी नकदी फसलें शामिल थी। प्रश्न 4 है, सराफ किन्हें कहा जाता था? फ्रांसीसी यात्री बैप्टिस्ट तरवेनियर ने मुद्रा का फेरबदल करने वालों को सराफ कहा है। तरवेनियर के अनुसार यह एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते थे और अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते थे और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। आप प्रश्नों के उत्तर वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अमिल गुजार कौन थे? अमिल गुजार कौन थे? तो अमिल गुजार राजस्व वसूलने वाले या लोगों से कर वसूलने वाले अधिकारी थे। छठवां है, मौसम के अनुसार मुख्य कौन सी फसलें होती थी उस समय में? तो फसल मुख्यतः 2 प्रकार की होती थी। पहली खरीफ फसल जिसे वर्षा ऋतु में, और दूसरी रबी फसल जिन्हें बसंत ऋतु में उगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलकालीन ग्रामीण समुदाय के 3 घटक क्या थे? तो मुगलकालीन ग्रामीण समुदाय के 3 घटक, पहला है खेतीहर किसान, दूसरा पंचायत, तीसरा गांव का मुखिया। अगला प्रश्न है, जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के क्या कारण थे? तो उत्तर लिखेंगे, जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के कारण थे उनकी विस्तृत निजी जमीन, कर वसूल करने का अधिकार तथा व्यक्तिगत सैन्य संसाधन। विद्यार्थियों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले अध्याय के प्रश्नोत्तर हल करने पर आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीन का मुख्य कार्य क्या था? तो अमीन जो थे वो मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राजकीय आदेशों, नियमों और कानूनों का पालन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से कार्य आते थे? उत्तर लिखेंगे विद्यार्थियों, दस्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत रंगरेजी, कपड़े पर छपाई, मिट्टी के बर्तनों को पकाना, खेती के औजार बनाना, उनकी मरम्मत करना आदि कार्य आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईन अकबरी के अतिरिक्त अन्य स्रोत मुगल कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त करने में कैसे मदद करते हैं? तो विद्यार्थी इसका उत्तर लिखेंगे हम, मुगल कालीन इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत जो भी हमें उपलब्ध होते हैं वो फारसी और अरबी के ग्रंथ हैं। इनमें केवल राजनीतिक घटनाओं का ही वर्णन मिलता है। सामाजिक तथा आर्थिक इतिहास की जानकारी हमें आईन अकबरी से मिलती है। इसमें तत्कालीन समय के मनोरंजन के साधन, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कृषि समाज की स्थिति, आर्थिक स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें भारत के किसान, जमींदार तथा राज्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज वे दस्तावेज हैं जो 18वीं शताब्दी में गुजरात, महाराष्ट्र तथा राजस्थान से मिले हैं। इन दस्तावेजों से सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज भी उपलब्ध है जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच के संबंधों की जानकारी देते हैं। अगला प्रश्न है, मुगलकालीन जजमानी प्रथा को समझाइए। विद्यार्थी, इसका उत्तर हम पहले भी लिख चुके हैं, इसे फिर दोबारा लिखेंगे। मुगल जजमानी प्रथा भारत के ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत विभिन्न जातियों के परिवारों के बीच एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था थी जिसके अनुसार एक परिवार दूसरे को संपूर्ण रूप से कुछ नियत समय देता है, जैसे कर्मकांड संपन्न करवाना, हजामत करवाना या कृषि हेतु मजदूरी करना। यह संबंध पीढ़ियों दर पीढ़ी जारी रहते हैं
और भुगतान सामान्यतः नकद की अपेक्षा फसल के नियत भाग के रूप में दिया जाता है। यही जजमानी प्रथा कहलाती है। विद्यार्थियों, प्रश्न बैंक का शुरुआती प्रश्न भी जजमानी प्रथा ही थी। आप प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। मुकदम या मंडल का क्या अर्थ और कार्य होता था? मुगल कालीन भारत में गांवों की पंचायत का मुखिया मुकदम या मंडल कहलाता था। मुखिया का चुनाव बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें जमींदारी या जमींदार से मंजूरी लेनी पड़ती थी। मुखिया अपने पद पर तभी तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर उसे बुजुर्ग बर्खास्त कर सकते थे। अगला प्रश्न है, जाति पंचायतें समाज पर किस प्रकार नियंत्रण रखती थी? उत्तर लिखेंगे, प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत के अतिरिक्त प्रत्येक जाति की अपनी अपनी पंचायत भी होती थी, जिसे जाति पंचायत के नाम से जाना जाता था। जाति पंचायत मध्यकालीन ग्रामीण समाज के एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ग्रामीण समाज की यह पंचायत काफ़ी शक्तिशाली होती थी। समकालीन साक्ष्य से ज्ञात होता है कि मध्यकाल में राजस्थान में जाति पंचायतें अनेक महत्वपूर्ण कार्य किया करती थी। यह पंचायत विभिन्न जातियों के मध्य होने वाली दीवानी के झगड़ों का निपटारा करती थी। भूमि से संबंधित दावेदारों के झगड़े भी पंचायतों द्वारा सुलझाए जाते थे। पंचायत विवाह संबंधी जातिगत मानदंडों के पालन पर जोर दिया करती थी तथा साथ यह भी निश्चित करती थी कि विवाह संबंधों में जातिगत मानदंडों का पालन किया जाए। यह पंचायत यह भी तय करती थी कि गांव के आयोजनों में किसको किसके ऊपर महत्व दिया जाना है। फौजदारी के मामलों को छोड़कर अन्य अधिकतर मामलों में राज्य भी जाति पंचायतों के निर्णय का समर्थन करता था। विद्यार्थियों, प्रश्न के उत्तर बोलने की स्पीड ज़्यादा है। आप चाहे तो वीडियो की स्पीड कम करके भी प्रश्न के उत्तर सुन सकते हैं। नोट करना है अगर कॉपी में तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक कर भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में आए विदेशियों ने भारत के गांव को छोटा गणराज्य क्यों कहा? 19वीं सदी में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय गांवों को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा। यह लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे, लेकिन समाज में कुछ विषमता उस समय भी व्याप्त थी। ये जो विषमताएं थी उसके बारे में लिखेंगे हम कि संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी, साथ ही जाति और जेंडर मतलब कि सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे और कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं लोगों को मिला हुआ था। गांव की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन, एक हेडिंग डालेंगे हम। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांवों में भी नकद के रिश्ते फैल चुके थे। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना और वसूली भी नकद के रूप में की जाती थी। निर्यात की वस्तु को उत्पादन करने दस्तकारों को मजदूरी या पूर्व भुगतान नकद में ही किया जाता था। इसी प्रकार कपास, रेशम, नील जैसी व्यवसाय की फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकद में ही होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं और 17वीं सदी में राज्य द्वारा जंगलों में घुसपैठ के दो कारणों को लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे कि 16वीं और 17वीं सदी में राज्य द्वारा जंगलों में घुसपैठ के दो कारण। पहला लिखेंगे, इस काल में राज्यों की सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी और जंगली क्षेत्र में घुसपैठ करने के बाद जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। दूसरा कारण लिखेंगे कि मुगल काल में जो राजनीतिक विचारधारा थी उसमें गरीब और अमीर सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था, जिसमें एक प्रमुख कार्य था शिकार अभियान। इतिहास के अनुसार या इतिहासकारों के अनुसार शिकार अभियान के लिए बादशाह अपने विशाल साम्राज्य को कोने कोने तक फैलाकर दौरा करता था और इस तरह अलग अलग इलाकों में लोगों की समस्याओं और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था और जंगल के क्षेत्र में राज्य द्वारा घुसपैठ होना इस कारण तय था। प्रश्न क्रमांक 17 है, आइन ए अकबरी के अनुसार कृषि भूमि का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था? उत्तर लिखेंगे, अकबर ने अपनी गहरी दूरदर्शिता के साथ जमीनों का वर्गीकरण किया और प्रत्येक वर्ग की जमीन के लिए अलग अलग राजस्व निर्धारित किया, जिसका विवरण आइन ए अकबरी में भी दिया गया। आइन ए अकबरी में जो भूमि का वर्गीकरण दिया गया है उसमें पहली प्रकार की भूमि थी पोलज। पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर वर्ष फसल की खेती होती थी और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। दूसरा प्रकार है परोती। परोती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई हुई उपजाऊ क्षमता वापस पा सके। अगला प्रकार है चाचर या चचर। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। और चौथा है बंजर। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो। पहली दो प्रकार की ज़मीनों के 3 प्रकार है, अच्छी, मध्यम और ख़राब। ये हर किस्म की ज़मीन के उत्पाद के जोड़ देते थे
और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पादन माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क में दिया जाता था। प्रश्नों के उत्तरों को अपनी कॉपी में भी नोट कर लें या बार बार सुने, ताकि आसानी से आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आए। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किसानों द्वारा प्रयोग की गई 2 सिंचाई तकनीकों के बारे में लिखिए। तो हम यहाँ 2 से 3 सिंचाई तकनीक लिखेंगे। पहले लिखेंगे नहरों द्वारा सिंचाई, इसका एक उदाहरण पंजाब में शाह नहर। दूसरा तरीका लिखेंगे, तकनीक लिखेंगे हम पशु बल पर आधारित तकनीक। और तीसरा तरीका तकनीक है बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत किस प्रकार ग्रामीण परिवेश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे विद्यार्थी, मुगल काल में गांव की पंचायत जो होती थी वो बुजुर्गों का जमावड़ा होती थी। इन पंचायतों के कई कार्य जैसे प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का प्रयास करना, सामुदायिक कार्य करना, मिट्टी के छोटे बांध व नहर खोदना, समुदायों को उनकी जाति की हदों के अंदर रखना, जुर्माने लगाना व समुदाय से निष्कासित करने जैसे कार्यों के साथ साथ गंभीर दंड देने का अधिकार भी था। इस प्रकार पंचायतों की ग्रामीण परिवेश में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में लगान वसूली के कौन कौन से तरीके प्रचलन में थे। तो मुगल काल में लगान वसूली के जो तरीके थे यह लिखे हुए हैं। पहला लिखेंगे कर्णकुत, जमीन की पैदावार का अंदाजा लगाकर फसल को 3 अलग अलग स्तरों अच्छा, मध्यम और बदतर में बांट कर या काट कर वसूली करना। दूसरा लिखेंगे बटई, सभी पक्षों की मौजूदगी में फसल का बंटवारा करना, इसे भावोली भी कहते हैं। तीसरा है खेत बटाई, बीज बोने के बाद खेत को इसमें बांट दिया जाता था। और चौथा है लोंग बटाई, फसल काटने के बाद उसका ढेर बना लेते थे, फिर उसे आपस में बांट लेते हैं। प्रत्येक का अपना हिस्सा, प्रत्येक पक्ष अपना हिस्सा घर ले जाता है और उससे मुनाफा कमाता है। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यानपूर्वक समझें और कॉपी में नोट भी कर लें। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, मुगलकालीन कृषि समाज में महिलाओं की भूमिका को 2 वाक्यों में लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे हम कि इस काल में महिलाएं कृषि उत्पादन प्रक्रिया में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती में काम करती थी। कृषि उत्पादन में महिलाओं का सक्रिय सहयोग था। खेतों में पुरुष लोग जुताई और हल चलाने का काम करते थे, तो महिलाएं खेतों में बुआई, निराई तथा कटाई का काम करती थी। दूसरा लिखेंगे हम कि मध्यकाल में जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयाँ और व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, तब घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन के प्रमुख आधार बन गए थे। ऐसे में समाज में लिंग बोध के आधार पर किया जाने वाला फर्क नामुमकिन हो गया था। विद्यार्थियों, प्रश्न बैंक में दिए हुए इस अध्याय के सारे प्रश्नों का यह उत्तर दे दिया गया है। अब हम जल्दी अगली वीडियो में मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, उसका पूरा हल लिए हुए।